हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार। आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों आज के सेशन में। आपका बोर्ड्स एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड आप लोगों ने अभी रिसेंटली अलजेब्रा का पेपर दिया। काफी सारे कमेंट्स पढ़े बच्चों एंड काफी सारा अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला मेरे वीडियो को एंड मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे बहुत खुश है एंड दे हैव लिटरली सेड कि उनका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा गया। हालांकि मैं कभी मार्क्स के ऊपर फोकस नहीं करता, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने बोला 40 on 40 मिला, बट आई कुड सी द प्रोग्रेस इन ईच एंड एवरी स्टूडेंट। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हम मैथ्स में फेल होते थे, नाउ आई कुड सी सम प्रोग्रेस इन आवर मैथ्स एंड दैट्स रियली गुड न्यूज फॉर मी। अच्छा लगा आप लोग का प्रोग्रेस देखकर एंड अच्छा लगा कि आप लोग का पेपर अच्छा गया है। देयर आर सर्टेन रिस्पॉन्सेस हम लोग ने देखा जहां पे बच्चे बोले थे कि जो हमने हॉट्स लिया है वही हॉट्स एग्जाम में नहीं आया। इसके बारे में मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं बच्चों, हम लोग ने पहले ही बोला था कि हॉट्स इज समथिंग दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। जो हॉट्स हम लोग ने लिया है या फिर जो हॉट्स पीवाईक्यूज में आए थे वही हॉट्स आएंगे फिर से, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। इसलिए तो उसको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बोलते हैं एंड इसीलिए वो एक्सटर्नल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। बट अगर आप लोगों ने उस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कुछ क्वेश्चंस तो टेक्सचुअल ही थे, थोड़े वैल्यूज चेंज होकर आए थे। तो कुछ क्वेश्चंस जो थे बच्चा वो आप लोग ने जो पढ़ाई किया है 10th स्टैंडर्ड में उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। ऐसा तो नहीं है कि जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड ना हो। जो भी जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का क्वेश्चन आया, फिर पाई डायग्राम का क्वेश्चन आया, फिर जो कॉन्जिक्यूटिव था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था जिसको कुछ बच्चों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप से भी किया। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वे आर ऑलरेडी देन योर टेक्स्ट बुक। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको हॉट्स में एक्सेल करना है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स का पढ़ना सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द हॉट्स या फिर हॉट्स को हाथ लगाने से पहले आप अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप सभी लोगों के लिए। इसलिए आज का मैं ऐसा एक सेशन लाया हूं ज्योमेट्री में जहां पे मैं आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट एक ही गो में सिखाने वाला हूं। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हियर, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डील किया है। आप लोग मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट है, थियरम का भी प्लेलिस्ट है। आज मैं आप लोग को क्या बोलने वाला हूं कि टेक्स्ट बुक में कौन से कॉन्सेप्ट्स है, क्या क्या पढ़ाई करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक में क्या क्या है जो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। सो दिस विल बी अ रिवीजन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिसका ऑलरेडी सब कुछ हो गया है या फिर एक बार उसको गो थ्रू करना है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट एंड वो कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है। ये वीडियो आप लोग के लिए काम आ जाएगा। एक छोटा सा वीडियो होगा बच्चा, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देखोगे तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा व्हाट आर द थिंग्स प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड ये अगर पढ़ोगे तो आप लोग को क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने आ जाएंगे एंड अगर क्वेश्चन आंसर जो टेक्सचुअल है वो आएंगे तो हॉट्स भी आप लोग को डील करना आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो सिमिलरिटी सबसे पहला मैंने लिया है बच्चा यहां पे। तो सिमिलरिटी में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। व्हाट डू मीन बाय प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल? इसके टोटल 4 प्रॉपर्टीज है बच्चा। सबसे पहला प्रॉपर्टी है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करेस्पॉन्डिंग हाइट्स। बड़ा सिंपल है, स्टेटमेंट सिर्फ डिफिकल्ट लगता है बट कुछ है नहीं इसमें। कि मतलब अगर A1/A2 की है, दो ट्रायंगल है, उनका रेशियो अगर लिया मैंने तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू, हमें पता है फॉर्मूला बच्चा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया 1 का B1 और H1 आ जाएगा एंड एरिया 2 का हाफ इंटू B2 इंटू H2 होता है, जहां पे हाफ एंड हाफ विल गेट कैंसल्ड एंड आपको एक फॉर्मूला मिलता है बच्चा, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड देयर करेस्पॉन्डिंग हाइट्स। मतलब B1H1 अपॉन B2H2। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चों 1 मार्क के लिए, तो जरूर कर लेना है। सेकंड है बच्चों यहां पे क्या, इसमें सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप लोग का सेम टू सेम यही है रेशियो ऑफ द एरियाज, बट अगर हाइट इक्वल रहा तो क्या होगा? तो सिंपल है, हम लोग ने अभी फॉर्मूला पढ़ा B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, बट अगर हाइट सेम हो गया मतलब H1 और H2 अगर इक्वल हो गया तो हमारा H1 और H2 कैंसिल कर देगा। सो इट विल डिपेंड अपॉन देयर करेस्पॉन्डिंग बेसिस। मतलब A1/A2 विल बी इक्वल टू B1/B2। ये सारी चीजें आप लोग ने पढ़ाई किया होगा बच्चों, जस्ट अ रिवीजन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। आप चाहो तो इसको 1.5x में भी देख सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली इसको रिवाइज करने में ज्यादा इजी होगा। देन बच्चों एवरीवन नोज कि अगर यही चीज इक्वल हाइट्स के जगह पे इक्वल बेसिस होता तो क्या होता? मतलब व्हाट वुड हैपन बच्चा, अगर क्वेश्चन में उन्होंने A1/A2 निकालने बोला बट बेसिस सेम है, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू ये फॉर्मूला में आपका इस बार B1 इज इक्वल टू B2 है, तो क्या होगा? तो B1 B2 कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर गोइंग टू गेट A1/A2 इज इक्वल टू H1/H2 एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इसका चौथा प्रॉपर्टी क्या है? बच्चे हमेशा भूल जाते हैं कि 3 ही प्रॉपर्टी सोचते हैं, बट नहीं, फोर्थ प्रॉपर्टी भी है कि ऐसा भी कंडीशन होता है जहां पे आपके बेसिस भी इक्वल हो एंड हाइट्स भी इक्वल हो।
तो ऐसे क्या होता है, जब बेसिस एंड हाइट्स इक्वल हो जाते हैं तो सबको पता है कि आपका b1 b2 भी कैंसिल हो जाएगा एंड h1 h2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1, जिसको हम प्यार से बोल सकते हैं बच्चा, अगर a1 अपॉन a2 1 हो गया, 1 अपॉन 1, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर a1 इज इक्वल टू a2, मतलब दोनों का एरियाज इक्वल हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से कर लेना, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज ऑब्वियसली ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। हमें कैसा पता चलेगा कि सामने दिए हुए दो ट्रायंगल का हाइट इक्वल है कि नहीं, तो इसके बहुत सारे केसेस है। केस नंबर 1 बताना चाहता हूं कि अगर ना आप लोग के पास दो पैरेलल लाइन है एंड द ट्रायंगल्स आर लाइंग बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देखो यहां पे देख सकते हैं एबीसी जो है वो परफेक्टली दो पैरेलल लाइन एल और एम के बीच में है एंड एक और ट्रायंगल लिया है मैंने, एक अक्यूट एंगल लिया है, एक दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल लिया है। इन दोनों ट्रायंगल का हाइट हमेशा सेम होगा। कैसे आप लोग देख सकते हैं बच्चा, अगर ये एबीसी और डीईएफ ट्रायंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर हाइट निकालने जाऊंगा तो आपको नहीं लगता दोनों का परपेंडिकुलर हाइट एजी एज वेल एज यहां पे हो जाएगा डीएच, दोनों सेम ही होना चाहिए बिकॉज दे आर लाइंग बिटवीन द सेम टू पैरेलल लाइंस। So any triangle जो भी होता है, when two or more triangles lie between the same two parallel lines, their heights will always be equal। ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर कहां पे यूज किया गया है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वगैरह में यूज किया है बीपीटी में, तो इसी के वजह से आया हुआ वो कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल है। एक और केस है बच्चों, केस नंबर 2। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को क्योंकि यहां पे ना सेम पैरेलल हाइट वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। आप लोग को ऐसा कुछ एक ट्रायंगल देंगे। अब बच्चों अगर मैं आप लोग को पूछूंगा यहाँ पे टोटल कितने ट्रायंगल्स है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 2 है। नो, यहाँ पे 3 ट्रायंगल। कौन सा? अगर मैंने यहाँ पे नाम दे दिया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स कौन से है। एबीसी करके एक ट्रायंगल है, एसीडी करके एक ट्रायंगल है एंड एबीडी करके एक ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल। तो आप लोग को दिखा? ओके बच्चों, आपको पता है ये तीनों ट्रायंगल के हाइट सेम है। अब ये कैसा पता चला मुझे, यहां पे जरा देखो। अगर मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर हाइट बना दिया एजी, तो आप लोग देख सकते हो कि एबीसी का भी परपेंडिकुलर हाइट एजी बोल सकता हूं मैं। सो एजी इज द हाइट फॉर एबीसी ऑल्सो। उसके बाद अगर मैं देखूंगा ये एजी जो है वो एसीडी के लिए भी हाइट है। बाहर आ गया तो क्या हुआ, वो हाइट ही है बच्चा उसका, अंदर से तो परपेंडिकुलर नहीं बना सकता तो बाहर ही बनाना पड़ेगा। सो एजी इज द परपेंडिकुलर हाइट फॉर एचसीडी एज वेल एंड एट द सेम टाइम अगर मैंने बोला एक बड़ा ट्रायंगल ले लो एबीडी करके, तो क्या उसका हाइट भी वही है? तो हाँ, एजी इज द परपेंडिकुलर हाइट। मतलब आई कैन से ऑल एजी इज द हाइट फॉर एवरी ट्रायंगल ओवर हियर, इसलिए ये तीनों ट्रायंगल का हाइट सेम है। तो ये कंडीशन समझने के लिए ना बच्चा, यहां पे 3 ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट, ये कैसा होगा सेम हाइट? तो कंडीशन क्या है आप समझ सकते हैं कि ये कब हो सकता है, जब तीनों ट्रायंगल के वर्टेसिस होते हैं ना, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। मतलब आप लोग देख सकते हैं एबीसी, एसीडी और एबीडी के पास कॉमन वर्टेक्स था ए। दैट्स द फर्स्ट कंडीशन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया? एंड सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए, एवरी अदर ट्रायंगल यहां पे जो है बच्चा, उनके पास बेस है ना लाइन में होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए उनके सारे बेसेस। द बेस ऑफ द 3 ट्रायंगल्स मस्ट लाई इन द सेम लाइन। आप लोग देख सकते हैं एबीसी, बीसी जो है, एसीडी, सीडी जो है एंड एबीडी, बीडी जो है, आप लोग देख सकते हैं, देखो ये, फिर उसके बाद में सीडी एंड उसके बाद में बीडी, ऑल आर लाइंग इन द सेम लाइन। तो ऐसा जब होता है, जब तीनों ट्रायंगल के पास कॉमन वर्टेक्स भी हो एंड ऑल द बेसेस लाई ऑन द सेम लाइन, हम बोलेंगे तीनों ट्रायंगल का हाइट हमेशा सेम होगा। एज सिंपल एज दैट। क्लियर था बच्चा कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड थियरम बहुत कम आया है बट इसके क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं, करके जाना। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम क्या होता है? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन प्रोपोर्शन। इसका मतलब अगर आप लोग को नहीं समझ में आ गया तो भी कोई बात नहीं, आपके पास एक ट्रायंगल होना चाहिए एंड वो ट्रायंगल में ना एक ऐसा लाइन होना चाहिए जो बाकी के 2 साइड को डिवाइड करे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में एंड वो तीसरे साइड के साथ पैरेलल होना चाहिए। मतलब इन ट्रायंगल एबीसी क्या मैं बोल सकता है यहां पे, इफ लाइन एल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड बीसी, देन वो बाकी के 2 साइड को प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, मतलब इक्वल रेशियोज में डिवाइड करता है। मतलब देन एडी अपॉन DB will always be equal to AE upon EC, as simple as that। क्लियर था बच्चा? मैं इसके ऊपर और कोई क्वेश्चंस नहीं लूंगा आज, बिकॉज कुछ ज्यादा ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ने में आप लोग को 1 घंटा लग सकता है, तो दिस इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट है बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। एक सिंपल कॉन्सेप्ट अगेन, बट कंफ्यूजन है यहाँ पे, कुछ बच्चों को क्लियर कर देता हूं। इन अ ट्रायंगल द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स।
मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है तो आपके पास सबसे पहले एक एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। किसी का भी एंगल बाइसेक्टर हो सकता है, ए का हो सकता है, बी का हो सकता है, सी का। मैंने यहां पे ए का बना दिया तो एंगल बाइसेक्टर दिखा दिया। एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ओवर हियर ऑफ एंगल ए। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? इट डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड। तो ऑपोजिट साइड कौन सा था बच्चा इन ट्राइंगल एबीसी में? यहां पे अगर रे एडी बाइसेक्ट कर रहा है बीएसी को तो क्या मैं बोल सकता था ऑपोजिट साइड इज गेटिंग डिवाइडेड। ऑपोजिट साइड कौन सा है? बीसी। वो दो इसमें डिवाइड हो चुका है इन द रेशियो। तो बीडी अपॉन डीसी, बीडी अपॉन डीसी जो एंगल बाइसेक्टर का ऑपोजिट का साइड है, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू उन्हीं के आजू बाजू के साइड्स का रेशियो। बट मैंने पहले बीडी लिया तो मुझे साइड कौन सा लेना पड़ेगा? उसी से करेस्पॉन्ड करने वाला पहला लेना पड़ेगा। तो बीडी लिया है तो उसके साथ ए बी पहले आएगा। इज दैट क्लियर? एंड बाद में मैंने यहां पे डीसी लिया तो डीसी के साथ कौन आ जाएगा? इट विल बी एसी ओवर हियर। वेरी सिंपल। तो मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैंने बीडी अपॉन डीसी ना लेकर डीसी अपॉन बीडी लिया होता तो क्या होता? तो डीसी आपने पहला लिया है तो डीसी अपॉन बीडी वुड हैव बिकम एसी अपॉन एबी। जो आप लेते हैं यहां पे साइड उसी का करेस्पॉन्डिंग साइड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल है। आई होप सबको समझ में आ गया। बस इतना समझ में आ गया ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होता है क्लियरली। ओके, ये हो गया आपका प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। यहां पे स्टेटमेंट क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय सम अदर सेम पैरेलल लाइंस। लाइक कुछ समझ में नहीं आता है यहां पे, बट इसका टॉपिक इतना सिंपल है कि पूछो मत। इससे रिलेटेड एक बार प्रूफ आया था बच्चों एग्जाम में, पीवाईक्यूज में। बड़ा सिंपल है, बीपीटी का थियरम यूज करके कंस्ट्रक्शन करके टेक्स्ट बुक में देखे रखा है, जाकर देख सकते हैं। इसका क्या होता है कि आपके पास अगर तीन पैरेलल लाइंस हो एंड तीन पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल अगर मैंने बांधने लगा दिया यहां पे, तो आप लोग को यहां पे इंटरसेप्ट्स मिलेंगे। एंड फिर मैंने एक और ट्रांसवर्सल लिया तो उससे भी इंटरसेप्ट मिलेंगे। इंटरसेप्ट देखो यहां पे एक्स एंड वाई आर दी ट्रांसवर्सल्स एंड इंटरसेप्ट मिल रहा है यहां पे, मतलब एलएमएनआर को वो टच कर रहा है एबीसी डीईएफ में। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे सेगमेंट बने हुए हैं। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो इंटरसेप्ट्स के रेशियो हमेशा सेम होता है। इसका मतलब है बच्चों की ए बी अगर मैंने ले लिया एक इंटरसेप्ट अपॉन बीसी ले लिया तो इज इक्वल टू जिस हिसाब से मैंने यहां पे ए बी लिया उधर भी कौन सा इंटरसेप्ट बन रहा है? वो दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो ए बी के डी है वहां पे डिवाइडेड बाय बीसी है तो यहां पे क्या हो जाएगा? ईएफ है। दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस। ऐसे एक ही कंडीशन नहीं बनता बच्चा, एक और कंडीशन बन सकता है। आप बोलोगे और कौन सा इंटरसेप्ट बन रहा है? भाई ए बी एंड बीसी तो इंटरसेप्ट है। नहीं, आपको नहीं लगता एसी भी तो एक इंटरसेप्ट हो रहा है लाइन एल और लाइन एन के बीच में? तो मैं ऐसा ले सकता हूं कि ए बी अपॉन बीसी लेने के जगह पे आई कैन टेक एसी। तो ए बी अपॉन ए सी विल बी इक्वल टू व्हाट? अगर मैंने इधर ए बी लिया तो उधर करेस्पॉन्डिंग डी आ जाएगा, बट अगर मैंने इधर लेफ्ट में ए सी लिया है तो राइट में क्या आ जाएगा? वेरी गुड गाइस, इट विल बिकम डीएफ। तो जिस हिसाब से आप यहां पे इंटरसेप्ट्स ले रहे हैं वहां पे वो चेंज होगा करेस्पॉन्डिंगली। एक और कंडीशन हो सकता है बच्चा यहां पे, क्या है वो? अगर मैंने बीसी ले लिया एंड बीसी के साथ एसी को डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? इधर इट विल बिकम ईएफ हो जाएगा, बिकॉज बीसी से करेस्पॉन्ड करने वाला ईएफ है, अपॉन यहां पे हो जाएगा डीएफ। सो दीज आर दी कंडीशंस, पॉसिबिलिटीज ऑफ रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा और नहीं कर सकते, बिकॉज तीन ही लाइन है आपके पास यहाँ पे। सो दीज आर द ओनली थ्री कंडीशंस। सिंपल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, जरूर करके जाना। पिछली बार तो इसके ऊपर ये प्रूफ करने के लिए आया था, तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला था प्रूफ द प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, उन्होंने पूरा स्टेटमेंट लिख के दिया था भाई, तो आपको समझना था। तो ऐसे होते हैं हॉट्स के क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। बड़ा सिंपल टॉपिक, सिर्फ 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस में गलत मत करना। देयर आर 3 टेस्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी। सबसे पहला टेस्ट है एए टेस्ट, जिसको ट्रिपल ए टेस्ट भी बोलते हैं, बट जरूरत नहीं पड़ता। एए टेस्ट क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है एंड उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब कोई भी दो करेस्पॉन्डिंग एंगल, अगर एंगल ए और एंगल पी कॉन्ग्रुएंट हो गए करेस्पॉन्डिंग, एंड एंगल बी एंड एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मुझे एंगल सी और एंगल आर देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई भी दो पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं देन इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर दोस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। काम खत्म
खत्म हो गया यहाँ पे। वेरी 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 इजी। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी सबसे इजीएस्ट टेस्ट है, एट द सेम टाइम इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेस्ट, बिकॉज पूरे टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी दिया है वहां पे ये ज्यादातर 99% ऑफ द टाइम्स यूज किया गया है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी में मैं सेकंड टेस्ट यूज करूंगा, वो है एसएसएस टेस्ट। बड़ा सिंपल है, बट एसएसएस टेस्ट में बच्चा करेस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होना चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शन? इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, मेरा ए बी अगर मैंने लिया तो ए बी पी क्यू के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए, बल्कि यहां पे ए बी और पी क्यू का रेशियो बाकी के करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के साथ इक्वल होना चाहिए। मतलब इफ ए बी अपॉन पी क्यू will be equal to AC upon PR will be equal to BC upon QR। अगर करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हुआ तो मैं बोल सकता हूं तो सामने वाला जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर हो जाएंगे। वेरी इजी। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में कंफ्यूज मत होना। कॉन्ग्रुएंसी में करेस्पॉन्डिंग साइड का कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी होता है, यहां पे करेस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन में होना जरूरी होता है। प्रोपोर्शन मतलब इक्वल रेशियो, सिंपल है। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक और है एसएएस टेस्ट करके। एसएएस टेस्ट में कंफ्यूज मत होना बच्चा। एसएएस टेस्ट तभी यूज होता है जब आपका एंगल दो साइड के बीच में सैंडविच्ड हो। सैंडविच का मतलब होता है बच्चा इंक्लूडेड हो, बीच में हो। बहुत सारे बच्चे इधर कंफ्यूज होते हैं। बताओ कहां पे? देखो, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर अगर मैंने ले लिया इफ ए बी अपॉन पी क्यू, हाईलाइट भी कर लिया, इज इक्वल टू बच्चों बीसी अपॉन क्यू आर, यहां पे ले लिया तो दो साइड, दो पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड तो हो गया, मतलब एस एंड एस तो हो गया। बट आप लोग देख सकते हैं यहां पे कौन सा टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी? एस ए एस है, मतलब साइड साइड और उसके बीच में एंगल है। तो साइड और साइड के बीच में एंगल उन्होंने खुद बोला है, तो आपको यहां पे एंगल सी और एंगल आर लेकर फायदा नहीं है, एंगल ए एंगल पी लेकर फायदा नहीं है। आपका एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए एंगल क्यू के साथ, क्योंकि एंगल बी इज द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द टू साइड। वो दो साइड के बीच में सैंडविच्ड है। समझ में आ गया? वो इंक्लूड हुआ तो ही आप बोल सकते हैं द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अदरवाइज नहीं होगा। यहां पे लिख सकते हैं देन ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। एज सिंपल एज दैट, राइट? चलो इसी हिसाब से बच्चा एक लास्ट टॉपिक बचता है सिमिलैरिटी में, एंड सिमिलैरिटी इज डन फॉर। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या बोलता है? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ये बोलता है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर हो, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर भी। मतलब अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है, अगर वो दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर हो, सिमिलर होना जरूरी है, then the ratio of the areas of the two triangles, मतलब area of triangle ABC upon area of triangle PQR, अगर रेशियो निकालता हो, that will always be equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। मतलब कोई भी करेस्पॉन्डिंग साइड लो, उनका सिर्फ रेशियो नहीं तो उनके स्क्वायर का रेशियो। मतलब अगर ए बी एंड पी क्यू यहां पे करेस्पॉन्डिंग साइड है तो ए बी का स्क्वायर होगा अपॉन पी क्यू का स्क्वायर होगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली मैं इसको और एक इक्वल लिख सकता हूं, किसके साथ? बीसी का स्क्वायर के साथ अपॉन क्यू आर के स्क्वायर के साथ। ऑल्सो आई कुड राइट इट एज ए सी का स्क्वायर के साथ एंड पी आर के स्क्वायर के साथ एज वेल। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस वन, एंड इट इज वेरी 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 सिंपल, राइट? ये एक थियरम बड़ा इंपॉर्टेंट थियरम है। अब जाते हैं बच्चों आगे वाले कॉन्सेप्ट में, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। बड़ा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सिमिलैरिटी से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोग कर नहीं सकते। पाइथागोरस थ्योरम में आप लोग को क्या करना है? सबसे पहले सीखना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन 3 मार्क का कंस्ट्रक्टिव आया था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, बट आया था। यहां पे इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड एज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था कि आप लोग को अगर कोई 3 ट्रिपलेट, नेचुरल नंबर्स का ट्रिपलेट दिया हो, मतलब 3 नंबर देके रखा हो, फॉर एग्जांपल 6, 8 एंड 10, तो आपको यहां पे सबसे बड़ा नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना है, उसका स्क्वायर करना है। मतलब 10 का स्क्वायर करना है बच्चों यहां पे, एंड 10 का स्क्वायर 100 मिल रहा है। फिर आप लोग को बाकी के 2 नंबर का स्क्वायर करके उसको ऐड करके देखना है। मतलब 6 का स्क्वायर करोगे और 8 का स्क्वायर करके ऐड करके देखोगे, एंड अगर आप लोग को ये दोनों आंसर सेम मिला, मतलब ऊपर का स्क्वायर जो करके सेम है, नीचे भी सेम मिला, जैसे मुझे यहां पे मिला है, तो आई कैन सी कि ये सामने दिया हुआ ट्रिपलेट ना सिर्फ एक कोई यहां पे ऑर्डिनरी ट्रिपलेट है, इट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो आई कैन से 6
8 and 10 is a Pythagorean triplet। अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। इसके ऊपर एमसीक्यू के भी एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप लोग वो भी करके जाना। ओके, नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होने के बाद पाइथागोरस थ्योरम। मुझे नहीं लगता मुझे आप लोग को ये बताने की जरूरत है, बड़ा सिंपल है, इसका थ्योरम करके जाना। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। मतलब अगर ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पहली बात तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल एबीसी अगर 90 डिग्री है तो हम बोल सकते हैं बच्चों की हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। इज दैट सिंपल? इट्स वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। ओके, इसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। ये भी शायद से अभी अब तक आप लोग को आता होगा, 9th स्टैंडर्ड से शुरुआत किया था इस थ्योरम पे। अभी ये वाला थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट एंड इजी है। प्रॉपर्टी क्या बोलता है 30 60 90 डिग्री का, अगर आपके पास यहाँ पे एक 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल हो तो आप क्या करोगे बच्चों? तो 30 60 90 डिग्री क्या बोलता है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल? मतलब अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो एंड वो राइट एंगल ट्रायंगल में ना बच्चा कोई भी एक एंगल 30 डिग्री का होना चाहिए एंड दूसरा कोई भी एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए। अपने आप एक एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सच काइंड ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉल्ड एज 30 60 90 डिग्री। 30 60 90 डिग्री बोलता है कि साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। 30 डिग्री का ऑपोजिट यहां पे कौन दिख रहा है? mn। वो हमेशा है ना बच्चा हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, मतलब हाफ ऑफ ln हो जाएगा। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट। एंड एट द सेम टाइम 60 डिग्री का ऑपोजिट जो होता है, 60 डिग्री का ऑपोजिट यहां पे कौन दिख रहा है? ln। दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मतलब ln का। यहां पे हाइपोटेन्यूज के साथ एक रिलेशन बना रहा है, वेरी सिंपल। तो 30 डिग्री का ऑपोजिट जो होता है वो रिलेशन क्या बना रहा है? हाइपोटेन्यूज के साथ हाफ का। एंड √3/2 का रिलेशन बना रहा है वो साइड जो 60 डिग्री के ऑपोजिट हो। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल। मतलब ऐसा ट्रायंगल जो आपके पास यहाँ पे हो बट इस बार वो 90 डिग्री का ट्रायंगल जो है उसके बाकी के दो अक्यूट एंगल्स 30 60 नहीं है बट 45 45। मतलब एक अदर केसेस में हम बोल सकते हैं ये एक तरह का एक व्हाट डू वी कॉल इट एज आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन ट्रायंगल LMN अगर बच्चा एंगल L 45 डिग्री है, एंगल N भी 45 डिग्री है, तो यहाँ पे ये 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया। तो बच्चों यहाँ पे साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री। अब मजे की बात है यहाँ पे कि साइड ऑपोजिट टू 45 तो दो है, 45 के ऑपोजिट mn भी है, 45 के ऑपोजिट lm भी है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो lm एंड mn विल ऑलवेज बी इक्वल टू ईच अदर एंड दोज विल बी 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो 1/√2 टाइम्स ऑफ ln हो जाएगा। तो mn और lm दोनों भी सेम हो जाएंगे 1/√2 टाइम्स ऑफ ln एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। बड़ा सिंपल है। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, तो थोड़ा और होता तो मजा आ जाता, बट चलो कोई बात नहीं। इसके बाद आएगा बच्चा सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने बहुत सारे बच्चों को बोला दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरम टू स्टडी, प्लीज करके जाना। सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल बोलता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज देन द टू ट्रायंगल फॉर्म्ड आर ऑलवेज सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। सिंपल है, कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड आपने एक ऑल्टीट्यूड बना दिया, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर हाइट टू द हाइपोटेन्यूज, तो एक परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को बनाने का आप लोग को यहाँ पे जैसे मैंने BD बना दिया, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के ऊपर और एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो यहां पे मुझे मिलते हैं 3 ट्रायंगल। एक बड़ा ऊपर, एक छोटा ऊपर का ट्रायंगल ADB करके, दूसरा नीचे BDC करके एंड एक सबसे बड़ा ओरिजिनल ट्रायंगल ABC। तो ये थियरम बोलता है कि जब आपको ऐसा कुछ होता है तो आपके तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर हो जाते हैं। मतलब यहां पे इन ट्रायंगल ABC इफ BD इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज AC, तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि द टू ट्रायंगल फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। मतलब यहां पे ट्रायंगल ADB विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल BDC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB जो है बच्चा वो एक दूसरे के साथ भी सिमिलर हो जाएंगे BDC। मतलब इन अदर केसेस इतना भी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ऑल द 3 ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझा। ADB, BDC और ABC सब लोग एक दूसरे के साथ सिमिलर हो जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट एंड इजी कॉन्सेप्ट है।
नेक्स्ट है सिमिलरिटी, उसके बाद आएगा थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जो उसी से डिराइव हुआ टॉपिक है। ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं। वो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो एंड फिर से आपने वही काम किया कि आपने एक ऑल्टीट्यूड बना दिया जैसे पिछले वाले में, तो आपका जो ऑल्टीट्यूड बना है, यहां पे ऑल्टीट्यूड कौन सा है बच्चा, इन ट्रायंगल एबीसी इफ बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, मतलब यहां पे ऑल्टीट्यूड बीडी है। वो जो ऑल्टीट्यूड होता है वो हमेशा एक ज्योमेट्रिक मीन होता है बच्चों, सामने वाले हाइपोटेन्यूज के डिवाइडेड साइड का। मतलब मैं बोल सकता हूं यहां पे देन बीडी जो है इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एडी एंड डीसी। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एडी एंड डीसी तो समझ में आ गया, बट इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, जो भी किसी का ज्योमेट्रिक मीन होता है ना बच्चा, उसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं कि कौन किसका ज्योमेट्रिक मीन है, बीडी इज द ज्योमेट्रिक मीन ना, तो उसको हम लिखेंगे देयरफॉर बीडी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, वो किसका किसका ज्योमेट्रिक मीन है, एडी एंड डीसी का, मतलब एडी मल्टीप्लाइड बाय डीसी हो जाएगा। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ ज्योमेट्रिक मीन मैथमेटिकली। तो आप लोग ऐसा लिख लेना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, 9436 वाला क्वेश्चन होता है, बार बार आता है, होपफुली कि इस बार भी आ जाए वो। ओके, अपोलोनियस थ्योरम, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो अपोलोनियस थ्योरम भी एक इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे तो मजा आ जाएगा, बिकॉज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपोलोनियस थ्योरम के लिए आपके पास एक ट्रायंगल होना चाहिए, एबीसी करके मैंने लिया है, एंड आपके पास एक मीडियन होना चाहिए। यहां पे है ना, मैंने एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी बोला है, तो जाहिर सी बात है अगर मैंने यहां पे मिड पॉइंट लिया है तो एम मेरा मीडियन बन जाता है। मेरे ट्रायंगल में मीडियन का होना जरूरी है। वैसे जैसे मुझे यहां पे मीडियन मिल जाता है बच्चों, तो मैं यहां पे अपोलोनियस थ्योरम इस्तेमाल कर सकता हूं। अपोलोनियस थ्योरम बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। जहां पे ये मीडियन बना दिया मिड पॉइंट, वो साइड को छोड़कर बाकी के दो साइड आप लोग को दिख रहे हैं, कौन सा, ए बी और ए सी। जहां से आपको मीडियन दिख रहा है, मीडियन किसका बना है, बीसी से है ना मिड पॉइंट, तो उसको छोड़कर बाकी के दो साइड कौन सा, ए बी और ए सी, उसका स्क्वायर का एडिशन, मतलब ए बी स्क्वायर जो कि लेफ्ट में था प्लस ए सी स्क्वायर जो कि राइट में था, विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर। 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स ए एम का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अब बच्चों साइड कौन सा बचा है, लेफ्ट वाला तो ले लिया, राइट वाला तो ले लिया, मीडियन भी ले लिया, अब बचा कौन सा, अब नीचे के बचे, अब नीचे में से कोई भी एक साइड ले सकते हो, मतलब बीएम भी ले सकते हो, नहीं तो एमसी भी ले सकते हो, बिकॉज दोनों का वैल्यू सेम है। सो यू कैन राइट 2 टाइम्स बीएम स्क्वायर, या फिर आप, और मैंने यहां पे जानबूझकर लिखा है कि आप ऐसा भी लिख सकते थे कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर के जगह पे आप सी एम स्क्वायर भी लिख सकते थे, बिकॉज दोनों का वैल्यू सेम है। क्लियर, ये हो गया आप लोग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपोलोनियस थ्योरम का खत्म। अब आते हैं एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, जो कि है सर्कल बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आप लोग के लिए, बिकॉज इसका मैक्सिमम वेटेज है एंड इसके थियरम्स भी बहुत है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि थियरम अगर स्किप करेंगे तो चलेगा क्या, मैं बोलूंगा कि चलेगा नहीं चलेगा वो पता नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ भी हो सकता है, बट थियरम्स 100% क्यों छोड़ रहे हो, कुछ एक आध दो रहेगा जो थियरम डिफिकल्ट है, बट आप लोग थियरम सुनकर क्यों डिफिकल्ट बोलते हो, इतने सिंपल भी थियरम इसके अंदर पड़े हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जस्ट वीडियो यहाँ पे देख लेना एक बार मेरा, मैंने तो पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है आप लोग के लिए जानबूझकर, ताकि आप लोग को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। आई हैव मेड एन एंटायर प्लेलिस्ट ऑफ थियरम, एक बार जाकर तो देखो। सबसे पहले आएगा टेंजेंट थियरम। टेंजेंट थियरम बोलता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है एंड अगर आपका एक टेंजेंट जा रहा है वहां पे पासिंग थ्रू अ सर्कल एट पॉइंट P एंड एक रेडियस बना दिया आप लोगों ने OP करके, जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करे, तो वो हमेशा जो रेडियस होगा वो आपके टेंजेंट से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहां पे आ जाएगा देन OP विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द लाइन L या फिर टेंजेंट L, एंड यहां पे मैंने ऐसा बता दिया। तो मैंने कोई स्टेटमेंट वेटमेंट नहीं पढ़ा, यहां पे टाइम पास नहीं किया। एक रेडियस होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से गुजरना चाहिए टेंजेंट के, तो वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। क्लियर। दूसरा है टेंजेंट सेगमेंट थियरम। इसका थियरम भी आता है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत बार आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मतलब अगर मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया सर्कल के एंड वहां से अगर मैंने टेंजेंट सेगमेंट्स बना दिए, तो टेंजेंट सेगमेंट कौन सा बन रहा है यहाँ पे बच्चों, ऊपर डीपी बन रहा है, नीचे डीक्यू बन रहा है। तो एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैंने 2 टेंजेंट सेगमेंट्स बना दिए, तो वो टेंजेंट सेगमेंट्स हमेशा एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। मतलब यहां पे हम बोलेंगे सेगमेंट PD विल ऑलवेज बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QD।
सिंपल है, बट वो एक ही टेंजेंट सेगमेंट से गुजरना चाहिए, सॉरी एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से गुजरना चाहिए, तब जाकर आप लोग ये कर सकते हैं, अदरवाइज यू कांट डू इट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है आर्क ऑफ अ सर्कल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द आर्क ऑफ अ सर्कल? बच्चों मैं आप लोग को पहला कॉन्सेप्ट बता देता हूं। आर्क ऑफ अ सर्कल मतलब एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। मतलब हम लोग यहाँ पे एक अगर बैंगल का भी एक एग्जांपल ले ले तो आपको पता चलेगा कि बैंगल को अगर मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए तो वो एक आर्क बन गया उसका। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। Is that clear? तो आर्क क्या होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्क होते हैं बच्चों। एक आर्क कौन सा टाइप का होता है मैं आप लोग को बताऊंगा। देयर इज द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज अ सेमी सर्कुलर आर्क, सेकंड होता है बच्चों माइनर आर्क और तीसरा होता है मेजर आर्क। इसका मतलब क्या है मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। सेमी सर्कुलर आर्क मतलब ऐसा आर्क जो मेरे डायमीटर के वजह से बनता है, मतलब परफेक्टली हाफ आर्क होता है ये, परफेक्ट हाफ। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया एंड मैंने एक डायमीटर खींच दिया तो आप लोग को दिख रहा है बच्चा यहाँ पे 2 आर्क बन रहा है, एक AX भी करके बन रहा है ऊपर से एंड एक नीचे AY भी करके बन रहा है नीचे से। ये दोनों भी सेमी सर्कुलर आर्क है बच्चा। सेमी सर्कुलर आर्क का मेजरमेंट कितना होता है आई होप सभी लोगों को पता है। इट इज ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री। आर्क टोटल सर्कल 360 डिग्री का होता है तो सेमी सर्कुलर आर्क हमेशा 180 डिग्री के हो जाएंगे। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट। नेक्स्ट जाते हैं बच्चों यहाँ पे माइनर आर्क के ऊपर। माइनर आर्क क्या होता है कि माइनर आर्क वो होता है जो सेमी सर्कुलर आर्क से छोटा हो। मतलब अगर आपके पास यहां पे एक सेमी सर्कुलर आर्क है तो मैं यहां पे अगर एग्जांपल आर्क AX के बारे में देखो बच्चों, A से लेकर X तक, क्या वो मेरे सेमी सर्कुलर आर्क से छोटा है? हाँ, तो मैं इसको बोलूंगा बच्चा माइनर आर्क। और एग्जांपल ले सकते हैं BX करके, और भी एग्जांपल आएगा, शायद से AY आ सकता है, BY आ सकता है, मेनी ऑफ द थिंग्स। तो माइनर आर्क हमेशा बच्चा सेमी सर्कुलर आर्क से छोटा होने की वजह से उसका मेजरमेंट जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री से कम होगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। एंड मेजर आर्क क्या होता है सबको पता है, इट इज ग्रेटर देन द सेमी सर्कुलर आर्क। तो अभी आप सोच में पड़ रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सा आर्क है जो मेजर आर्क हो। सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ा वाला ले लो तो कौन सा हो सकता है? क्या मैं ABY बोल सकता हूं बच्चों यहाँ पे, या फिर ABX बोल सकता हूं? नीचे से ABX ऐसा, या फिर ऐसा जाओगे तो ABY। सो देयर आर सो मेनी, AXY भी ले लिया मैंने, कुछ भी बना सकते हैं, बट वो सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ा होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आई कैन से ओवर हियर मेजर आर्क इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री, बिकॉज वो सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ा होता है। बट ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद सेंट्रल एंगल समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एंगल क्या होता है बच्चों? सेंट्रल एंगल मतलब एक ऐसा एंगल जो मेरे सेंटर से गुजरे। जैसे हम लोग यहां पे देख सकते हैं एंगल YOB या फिर BOY दिख रहा है, वो मेरे सेंटर से गुजर रहा है एंड दैट एंगल हम उसको थीटा बोलते हैं बच्चों, एंड दैट एंगल इज ऑलवेज कॉल्ड एज द सेंट्रल एंगल। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट यहां पे नहीं है, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे मेजर ऑफ माइनर आर्क। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है इसको। मेजर ऑफ माइनर आर्क क्या होता है बच्चा? द मेजर ऑफ द माइनर आर्क इज ऑलवेज इक्वल टू द मेजर ऑफ इट्स करेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। नहीं समझा? बता देता हूं, ध्यान से सुनना, स्लोली बताता हूं। अभी आपके पास पहला एक सेंट्रल एंगल होना चाहिए। आप लोग ने एक सेंट्रल एंगल बनता हुआ दिखा बच्चा यहाँ पे थीटा, तो वो सेंट्रल एंगल जैसे ही बन गया आप लोगों ने देखा उसके नीचे एक आर्क दिख रहा है आप लोग को, एंड वो एक आर्क माइनर आर्क है। देखा होगा आप लोगों ने, एब्सोल्युटली। तो ये जो सेंट्रल एंगल है एंड उसका करेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क जो दिख रहा है ना, वो हमेशा एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना। मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं बच्चा, ये जो माइनर आर्क आप लोग को दिख रहा है, मेजर आर्क आप लोग को दिख रहा है, तो एंगल BOY सेंट्रल एंगल होने के वजह से मैं बोल सकता हूं मेजर ऑफ आर्क BY जो उससे करेस्पॉन्ड करने वाला माइनर आर्क है वो हमेशा इक्वल होगा बच्चा आप लोग के सेंट्रल एंगल के साथ। मतलब अगर आपका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है तो आपका माइनर आर्क भी 60 डिग्री होगा एंड वाइस वर्सा। बट इससे तो मुझे माइनर आर्क का वैल्यू मिला, अगर मुझे किसी ने मेजर आर्क का वैल्यू पूछा तो वो कैसे निकालू? सिंपल है, मेजर आर्क निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। मेजर ऑफ मेजर आर्क इज ऑलवेज इक्वल टू आपका टोटल सर्कल में से माइनर आर्क का माइनस कर दो। मतलब 360 डिग्री में से माइनर आर्क का जो भी वैल्यू आप लोग को मिला है वो माइनस करो। मतलब अगर माइनर आर्क आपका 60 डिग्री है तो आपका मेजर आर्क कितना हो जाएगा? 360 माइनस 60 विच इज 300 डिग्री। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेजर ऑफ माइनर आर्क होने के बाद क्या है, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सबसे पहले पढ़ो बच्चों, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। द कॉर्ड्स करेस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अरे कहना क्या चाहते हो?
So corresponding arcs of congruent chords of a circle are congruent or congruent. साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ओके मैं बताने की कोशिश करता हूं बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन सबसे पहला बोल रहा है द कॉर्ड्स करेस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या? द कॉर्ड्स करेस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क मतलब अगर आपके सर्कल में दो कॉन्ग्रुएंट आर्क है तो अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड बनेंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। बड़ा सिंपल सा, अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट तो कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट। सिंपल, इतना सा बोलने के लिए इतना बड़ा सा झमेला लिखा है यहां पे। द कॉर्ड्स करेस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, कॉन्ग्रुएंट आर्क से करेस्पॉन्ड करने वाले जो कॉर्ड होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंड नीचे का जो है वो उसी का कन्वर्स है कि मैंने ऊपर क्या बोला कि आर्क्स अगर कॉन्ग्रुएंट तो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट, तो नीचे लिखा है कि अगर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड हो तो उसके आर्क भी कॉन्ग्रुएंट। तो उल्टा है और कुछ नहीं है, दो स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ ऑपोजिट है एक दूसरे के। क्लियर है? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये भी एग्जाम में आता है एंड आप लोग कर लोगे। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है? इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है बच्चों? सभी लोगों को पता है कि इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए आपके पास एक ऐसा एंगल होना चाहिए जिसका वर्टेक्स सर्कल से गुजरे एंड उसके जो दोनों आर्म्स है वो सर्कल के एक सीकेंट बने। तो आप लोग देख सकते हैं इसको मैं इंस्क्राइब्ड एंगल बोल सकता हूं बिकॉज इसका सबसे पहले जो सी वाला पार्ट दिख रहा है वो सर्कल के ऊपर है एंड बाकी के दो आर्म्स जो दिख रहे हैं सी ए एंड सी बी वो सर्कल का एक सीकेंट बन रहा है। सच काइंड ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एज इंस्क्राइब्ड एंगल। सो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल ए सी बी यहां पे एक्चुअली एक इंस्क्राइब्ड एंगल का काम करेगा। अगर आपका वर्टेक्स सर्कल पे लाइन नहीं किया तो वो इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं कहा जाएगा। इंस्क्राइब्ड एंगल क्यों सीखना है बच्चा? बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंस्क्राइब्ड एंगल के बाद इंटरसेप्टेड आर्क बता देता हूं क्या होता है। अगर इंटरसेप्टेड आर्क मतलब यहां पे आप लोग देख सकते हो मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा है? CAB। जो इंस्क्राइब्ड एंगल है उसके नीचे जो वो एंगल ने किसको खाया है, कौन से आर्क को खाया है बच्चा? ऐसा ले लिया ना बच्चा आपने, इसमें वश में लिया, तो वो कौन सा आर्क दिख रहा है आप लोग को? इट्स AB। तो इंस्क्राइब्ड एंगल के यहां पे वश में लिया वो जो आर्क है उस आर्क को बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। तो यहां पे बच्चा कौन सा है? द आर्क ऑफ द सर्कल दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल इज कॉल्ड एज द इंटरसेप्टेड आर्क। तो यहां पे एंगल ACB अगर इंस्क्राइब्ड एंगल है तो हम बोल सकते हैं AB इज इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। सिंपल है, पूरा दिखा? वेरी 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 इजी, क्लियर। इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम बड़ा सिंपल है दैट द इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। मतलब अगर एंगल ACB आपका इंस्क्राइब्ड एंगल है तो वो हमेशा एंगल ACB जो होगा बच्चा वो हमेशा अपने इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ होगा। आपका इंटरसेप्टेड आर्क यहाँ पे AB दिख रहा है तो उसका हाफ होगा। तो मेजर ऑफ एंगल ACB विल ऑलवेज बी हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क AB एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आपका आर्क 60 डिग्री का होता तो आपका इंस्क्राइब्ड एंगल कितना होता? 30 डिग्री का होता। कभी कभी आपको पता है ऐसा क्वेश्चन उल्टा करके देते हैं, आपको इंस्क्राइब्ड एंगल देते रखते हैं एंड आपको इंटरसेप्टेड आर्क निकालना होता है। आपको इंस्क्राइब्ड एंगल देके रखते 30 डिग्री और आपको पता है बच्चों को हाफ हाफ का आदत रहता है तो वो बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क 15 डिग्री होगा। गलत। कितना होगा बच्चों? कमेंट बॉक्सेस में मुझे जरूर बताना कि अगर आपका इंस्क्राइब्ड एंगल 30 डिग्री का है, 30, तो आपका इंटरसेप्टेड आर्क कितना डिग्री का होना चाहिए? सुना ना क्वेश्चन? कमेंट बॉक्सेस में जरूर बताएं। एंड हाँ, मैंने ये जो लिया है उसका टाइम वहां पे लिख के मुझे आंसर बता देना ताकि मुझे क्रॉस चेक करने को मिले कि मैंने क्वेश्चन भी क्या पूछा था। मैं कभी कभी भूल जाता हूं। ओके, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम होने के बाद करोलरी ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम होता है। तो करोलरी दो है। पहला है एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर आपके पास एक सर्कल है एंड आप लोग ने यहाँ पे देखा एक इंस्क्राइब्ड एंगल बना दिया है। यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल है बच्चा एंगल ACB। इसका बच्चा मुझे एक बात बताइए, इंस्क्राइब्ड एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क क्या है? इंटरसेप्टेड आर्क है AB। मैंने एक और इंस्क्राइब्ड एंगल बना दिया बच्चों यहाँ पे एंड वो है ADB। मुझे बताओ बच्चा इसका इंटरसेप्टेड आर्क क्या है? भाई वही है AB। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे द इंस्क्राइब्ड एंगल जो है यहाँ पे आर इंटरसेप्टेड इन द सेम आर्क AB? यस। तो मैं बोल सकता हूं बच्चा द एंगल इंस्क्राइब्ड, एंगल ACB एंड एंगल ADB आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क एंड व्हेन द एंगल्स आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये करोलरी है बच्चों। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ACB विल ऑलवेज बी कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल ADB।
करोलरी है, सिंपल सा करोलरी है, पढ़ के जाना। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे सेकंड करोलरी, एंड वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बार बार आता है। वो है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। इसका मतलब है कि बच्चों अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया एंड मैंने एक डायमीटर बनाकर एक सेमी सर्कुलर आर्क बना दिया एंड मैंने एक इंस्क्राइब्ड एंगल बना दिया है बच्चों यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं, हाँ इंस्क्राइब्ड एंगल, एंगल एसीबी करके आप लोग को यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल दिख रहा है बच्चों। वो इंस्क्राइब्ड एंगल जो है उसका इंटरसेप्टेड आर्क जो है बच्चों, क्या वो ए बी है? क्या मैं बोल सकता हूं एक सेमी सर्कल के अंदर आपका इंस्क्राइब्ड एंगल है? सेमी सर्कल, सो एंगल इंस्क्राइब्ड अंडर अ सेमी सर्कल हमेशा एक राइट एंगल होता है, मतलब उसका वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होता है। मतलब मेजर ऑफ एंगल एसीबी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंड यहां पे मैंने उसको 90 डिग्री बता भी दिया। सो इट हैपेंस ओनली व्हेन इट इज इंस्क्राइब्ड अंडर द सेमी सर्कल, कोई और में नहीं। इज दैट क्लियर? ये दो कोरोलरी आप लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बड़ा सिंपल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टेक्स, सारे वर्टिसेस आपके सर्कल के ऊपर लाई करने चाहिए, सारे। हाँ, जैसे देख लो सकते ए बी सी डी जो है सारे के सारे वर्टिसेस मेरे सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई आई कैन से दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम एग्जाम में आया था एंड प्रूफ करने के लिए आया था। बड़ा सिंपल प्रूफ है उसका, करके जाना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम बोलता है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब उनका दोनों का एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब यहां पे बोल सकता है एंगल ए और एंगल सी आप लोग को दिख रहा है बच्चों, एंगल ए और एंगल सी वो एक दूसरे के साथ ऑपोजिट है, तो वो सप्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के साथ 180 डिग्री उन दोनों का एडिशन। एंड और एक ऑपोजिट एंगल आप लोग को पेयर दिख रहा होगा, वो है बी और डी, तो बी और डी का एडिशन भी आपको 180 डिग्री ही मिलेगा, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट थ्योरम टू स्टडी। इसके बाद आता है बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम के बाद में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है करोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ये भी एक इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक है, बट फिर भी एक बार ध्यान से सुनना। करोलरी क्या बोलता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ऑपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। नहीं समझा? समझा देता हूं बच्चों। यहां पे देखो, अगर आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आपको एक्सटीरियर एंगल पहला ढूंढना पड़ेगा। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे ढूंढे? तो मैंने क्या किया, ए बी को एक्सटेंड कर लिया। आपको दिख रहा है बच्चा, ए बी को एक्सटेंड करते मैंने ई लिखा, एंड ऐसे ही अचानक से मुझे एक एक्सटीरियर एंगल मिल गया सीबीई करके, क्योंकि एक्सटीरियर का मतलब ही कि वो बाहर होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो यहां पे सीबीई करके दिखा, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है। यहां पे ध्यान से सुनो, अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ा तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ऑपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। कुछ नहीं समझाना, मैं आपको बताता हूं बच्चों। सीबी जो एक्सटीरियर एंगल है उसके जैसे ही थोड़ा सा बाजू में देखो आप लोग को एक इंटीरियर एंगल दिखा, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, वो नहीं लेना है, उसके ऑपोजिट वाला लेना है। एक्सटीरियर एंगल के बाजू का इंटीरियर एंगल जो है उसके ऑपोजिट वाला जो दिख रहा है आप लोग को, वो ये एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है। मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं बच्चों, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन एंगल सीबीई जो कि एक्सटीरियर एंगल है, दैट विल बी इक्वल टू उसके बाजू वाला इंटीरियर एंगल के ऑपोजिट वाला, मतलब इट विल कॉन्ग्रुएंट भी एंगल सीडी है। इज दैट क्लियर? अब कितने सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स पहली बार सुन रहे हैं या नया? अगर किसी बच्चों को ये पहली बार लग रहा है तो जाहिर सी बात है बच्चों, तो आप लोगों को हॉट्स डिफिकल्ट इसलिए जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से पढ़ाई किए हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस उनको आते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स उनको पता है, वही जाकर बच्चा हॉट्स में अपना दिमाग लगा सकता है, बिकॉज ही नोज एवरी अदर कॉन्सेप्ट। तो इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को कि इफ यू आर लर्निंग समथिंग एंड इफ यू थिंक दैट हमें और हॉट्स चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हॉट्स का तो ज्यादा समझेगा, ऐसा नहीं है। ज्यादा हॉट्स का प्रैक्टिस करोगे तो भी बोर्ड्स वाले तो कुछ और ही हॉट्स डालने वाले, तो ये कितना भी प्रैक्टिस कर लो क्या फर्क पड़ता है। आप लोग को आपके कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा प्रैक्टिस करना है, लाइक दिस करोलरी को समझना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सामने दिया हुआ कोई भी क्वेश्चन आ गया तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगना चाहिए। दिस इज व्हाट प्रैक्टिस इज एक्चुअली बच्चा। ये करोगे अच्छी तरह से तो ही आप लोग को हॉट्स जमेगा। एंड मैं फिर से बोलता हूं, वन मोर थिंग टू से, द हॉट्स ऑफ ज्योमेट्री, इतिहास गवाह, हिस्ट्री सेइंग, डरा नहीं रहा हो बच्चों, इट इज ऑलवेज बीन
ट्रिकी एंड थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी लाइक नर्वस और डरेंगे, वो होने वाला है, बट यू नीड टू डू दिस वेरी केयरफुली। एंड आप लोग को अगर हॉट्स अच्छी तरह से करना है तो आप लोग को आपका बाकी का 29 मार्क्स का पेपर जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा इन 1 आवर, सो दैट आप ये 3 क्वेश्चन को 1 घंटे में आराम से सॉल्व कर सको। इज दैट क्लियर? लास्ट मोमेंट में मत रखना। ओके, नेक्स्ट है कॉनसाइक्लिक पॉइंट। कॉनसाइक्लिक पॉइंट मतलब क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स आर सेड टू बी कॉनसाइक्लिक इफ दे लाई ऑन द सेम सर्कल। मतलब अगर आपके पास एक सर्कल है एंड यहाँ पे मैंने ABCD करके ले लिया, आप लोग को दिख रहा है ये सारे के सारे पॉइंट्स बच्चों मेरे सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स बोल सकता हूं। तो यहाँ पे पॉइंट्स AB, C and D आर लाइंग ऑन द सेम सर्कल, सो आई कैन से दीज पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक। वेरी सिंपल। इज दैट क्लियर? अच्छा, कॉनसाइक्लिक मैंने यहां पे एक सर्कल बना दिया था, इसलिए आप लोग बोले कि भाई देखो सर्कल के ऊपर पॉइंट्स दिख रहे हैं तो ये कॉनसाइक्लिक है। बड़ा सिंपल है, बट कभी कभी मामला थोड़ा सा ट्विस्टी हो जाता है बच्चों। जैसे यहां पे देखो कि मैंने है ना यहाँ पे अगर देखा एक लाइन बना दिया है एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक पॉइंट है A करके, दूसरा पॉइंट है D, तीसरा पॉइंट है B एंड चौथा पॉइंट है C। कहीं पे भी मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है क्या? द आंसर टू दिस इज बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूं कि सामने दिया हुआ जो पॉइंट है वो कॉनसाइक्लिक है या नहीं है? ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हाउ वुड आई अंडरस्टैंड? पिछले वाले डायग्राम में हम लोग को सर्कल दिया था, उसके ऊपर पॉइंट्स थे, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल पाया कॉनसाइक्लिक है। यहां पे कैसे पता चलेगा कि सामने दिया हुआ पॉइंट्स कॉनसाइक्लिक है कि नहीं? बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसलिए आप लोग को यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को एक कंडीशन होता है, इफ द 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन subtend equal angles at 2 distinct points which lie on the same side of the line, then the 4 points are concyclic। नहीं समझा? मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपके पास एक लाइन होना चाहिए बच्चों, एंड वो लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है आप लोग को, एंड आप लोग का बच्चा ये 2 पॉइंट मिलने के बाद बाकी के 2 पॉइंट है ना कोई भी एक साइड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि B ऊपर है तो C नीचे, बिल्कुल नहीं, कोई भी एक साइड में होने चाहिए। मतलब B और C अगर ऊपर है तो दोनों B और C ऊपर ही होने चाहिए। अगर B नीचे आया तो C को भी नीचे आना चाहिए। पहली बात, ये पहला कंडीशन है। मतलब लाइन के कोई भी एक साइड में होने चाहिए दोनों भी पॉइंट्स। बाकी के 2 पॉइंट तो लाइन में है, बाकी के 2 पॉइंट जो दिख रहे हैं आप लोग को B और C, या तो अगर एक ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर होना चाहिए, एक नीचे तो दूसरा, मतलब दोनों भी सेम साइड में होना चाहिए। मैंने ऑरेंज में लिखा है देखो, सेम साइड ऑफ द लाइन होना चाहिए, पहली बात। एंड दूसरी बात, अगर मैंने इससे कंस्ट्रक्शन किया, जैसे यहां पे देख सकते हो ABD करके बना दिया है एंड उसके बाद में ACD करके बना दिया है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। मतलब यहां पे बच्चा अगर ABC मेरा कुछ तो है, यहां पे X करके लिखा है, तो ACD भी X होना चाहिए, तब जाकर मैं बोलूंगा पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। तो दोनों कंडीशन समझ में आया आप लोग को? पॉइंट्स B एंड C लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन AD के सेम साइड में है, पहला कंडीशन। एंड दूसरी बात बच्चा, एंगल ABD और एंगल ACD एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया तो मैं बोल सकता था पॉइंट्स ABCD आर कॉन्साइक्लिक। समझा? वीडियो को फिर से देख लेना, समझ में आया ही होगा आप लोग को। नेक्स्ट जाते हैं बच्चों, यहाँ पे कॉन्साइक्लिक का तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है मेजर ऑफ एंगल विथ वर्टेक्स इनसाइड द सर्कल। यहां पे बच्चों आप लोग को एक वर्टेक्स इनसाइड द सर्कल बोला है, तो मेजर ऑफ द एंगल निकालना है। मतलब AC एंड BD यहां पे कॉर्ड है बच्चों, एंड वो एक दूसरे को इंटीरियर में टच कर रहे हैं, तो मेजर ऑफ द एंगल निकालना है बच्चों यहां पे। तो मान के चलो यहां पे कॉर्ड्स AC एंड कॉर्ड BD इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट O। तो यहां पे आप लोग को 2 एंगल मिलता हुआ दिख रहा होगा, एंगल AOD और एंगल BOC। पहली बात बताओ बच्चों, क्या ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है क्या? द आंसर टू दिस इज हाँ। कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बराबर है। ओके, तो एंगल AOB will always be equal to एंगल AOD will always be equal to एंगल BOC will always be equal to, बच्चा फॉर्मूला ध्यान से सुनना, it will always be equal to half of। मुझे एक बात बताओ, ये जो एंगल्स बने हैं AOD और BOC, वो AOD जो बना है उसका आर्क दिखा आप लोग को? कौन सा आर्क है बच्चा उसका? इंटरसेप्टेड आर्क AD। तो मेजर ऑफ आर्क AD प्लस फिर आप लोग को यहां पे BOC दिख रहा है, उसका आर्क कौन सा है बच्चा? BC। तो यहां पे मेजर ऑफ आर्क BC। मतलब ये आर्क और ये आर्क का एडिशन करके उसका हाफ किया ना तो आपको एंगल मिल जाएगा। अब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग, सर आपने AOD और BOC तो लिया, AOB भी तो हो सकता था, AOB एंड DOC हो सकता है कि नहीं? अगर हो सकता है तो आंसर इज राइट, बट AOB और DOC अगर आप लोगे इक्वल
तो मुझे बताओ बच्चों, आप लोग को कौन से आर्क लेने पड़ेंगे, इसका भी कमेंट बॉक्सेस में मुझे जवाब जरूर देना बच्चा, कि अगर आप एओबी और डीओसी लेते हो तो आपके आर्क एडी और बीसी के जगह पे क्या हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट है मेजर ऑफ एंगल विथ वर्टेक्स इनसाइड द सर्कल के जगह पे आउटसाइड द सर्कल होगा तो क्या होगा। तो यहां पे आप लोग के पास देख सकते हो कि आप लोग का इस बार जो वर्टेक्स जो कॉर्ड बना है वो एक दूसरे को बाहर टच कर रहे हैं। तो आई कैन से ओवर हियर कॉर्ड्स AC एंड BD आर intersecting externally to each other at point O। तो बीच में एक एंगल बनता हुआ दिख रहा होगा आप लोग को, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल COD जो है, या फिर एंगल AOB है, कुछ भी बोल सकते हैं। यहां पे एंगल COD और एंगल AOB विल ऑलवेज बी इक्वल टू हाफ ऑफ। अब फिर से देखो बच्चा, वो जो एंगल बना है उसके वजह से दो आर्क बनते हुए दिख रहे होंगे। वो जो एंगल बना है उसके वजह से दो इंटरसेप्टेड आर्क है, एक छोटू सा आर्क है AB, एक बड़ा सा आर्क है CD। आप पहला लोगे बड़ा आर्क, तो मेजर ऑफ आर्क CD एंड फिर लोगे मेजर ऑफ आर्क AB, क्योंकि इस बार आपको सब्ट्रैक्शन करना है। पिछले वाले में आपको एडिशन करना था, अभी में आप लोग को सब्ट्रैक्शन करना है, तो मेजर ऑफ आर्क AB सिंपल है। तो दो आर्क्स का एडिशन इन द प्रीवियस वन, इधर बड़े वाले और माइनस द छोटा वाला आर्क का सब्ट्रैक्शन। वेरी सिंपल, ये हो गया आप लोग का कॉन्सेप्ट। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन 3-4 पढ़े हुए आपके टेक्स्ट बुक में, एक बार कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। यहां पे है नेक्स्ट टॉपिक बच्चा, क्या है, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। कंफ्यूज मत होना बच्चा, तभी वो कॉर्ड्स जो था एंड ये जो कॉर्ड्स है इंटरनल एक्सटर्नल, कंफ्यूज मत होता। वहां पे आप लोग को एंगल निकालने बोला था, यहां पे आप लोग को इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स में कॉर्ड्स का रिलेशन क्या है निकालना है। कंसिडर बच्चा, यहां पे आप लोग ने दो कॉर्ड बना दिए AB और CD एंड वो इंटरनली टच कर रहा है अंदर एट पॉइंट E। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल विद सेंटर P इंटरसेक्ट इंटरनली एट पॉइंट E। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, अगर AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग इंटरनली, बच्चों अगर पॉइंट E में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंटरनली, तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा बच्चा कि AE मल्टीप्लाइड बाय EB, मतलब जो AB आपका डिवाइड हो गया दो पार्ट में, AE मल्टीप्लाइड बाय EB विल ऑलवेज बी इक्वल टू बच्चा बाकी का जो दूसरा कॉर्ड है उसका दो पार्ट में डिवाइड हो गया CE मल्टीप्लाइड बाय ED। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे आप लोग ने देखा होगा इधर मैंने येलो पार्ट में थोड़ा हाईलाइट किया है E को। वो क्यों किया होगा अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, बट फिर भी बता देता हूं। ये दो कॉर्ड एक दूसरे को यहां पे बच्चा जो इंटरसेक्ट हुआ है, तो जो हर एक जो कॉर्ड मैंने यहां पे लिया है, AE हो, EB हो, CE हो या ED हो, वो हर एक में E प्रेजेंट है। देखो इसका मतलब क्या बच्चे, यहां पे अगर डायग्राम में देखोगे तो E इज एक्चुअली व्हाट, E इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब आपका हर एक सेगमेंट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? AE, EB, CE, ED, E का होना हर जगह पे जरूरी है, बिकॉज दैट्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा होगा, बट आगे वाले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक देयर। थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स में, मतलब मान के चलो कि अगर आप लोग के पास यहां पे दो कॉर्ड है, बट वो एक दूसरे को इंटरनली नहीं तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं पॉइंट E पे, तो यहां पे क्या होने वाला है, एक्सटर्नली होगा तो यहां पे भी मल्टीप्लीकेशन ही होने वाले हैं दो साइड्स का। बट देखो बच्चे क्या लिखते हैं मालूम है, यहां पे दे राइट EB मल्टीप्लाइड बाय BA, EB मल्टीप्लाइड बाय BA। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको लगता है कि दो कॉर्ड है तो यहां पे EB है तो उसके बाद में BA आएगा। बिल्कुल नहीं, मैंने आप लोग को क्या बोला था बच्चा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन E है तो EB मल्टीप्लाइड बाय BA नहीं होगा, EB मल्टीप्लाइड बाय EA ही होगा। E का होना जरूरी है, EB मल्टीप्लाइड बाय EA। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज मस्ट। एंड सिमिलरली मुझे बता इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ED मल्टीप्लाइड बाय DC होगा क्या? बिल्कुल नहीं, ED मल्टीप्लाइड बाय EC होगा। अभी कैसा पता चला आप लोगों को, सभी लोगों को? दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो समझ में आया बच्चों? यहां पे मैंने ये हाईलाइट करके लिखा है, ये गलती से भी कुछ गलती मत करना बच्चों। नेक्स्ट है यहां पे प्रॉपर्टी टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपके पास एक सर्कल अगर रहेगा तो टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट बोला है, मतलब टेंजेंट होना चाहिए एंड एक ऐसा सीकेंट भी होना चाहिए। टेंजेंट एंड सीकेंट एक दूसरे को टच करके जाना चाहिए। बड़ा सिंपल है। तो क्या होता है यहाँ पे देखो, मान के चलो यहाँ पे एक टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T है एंड यहाँ पे AB करके सीकेंट है एंड बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E करके। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेगमेंट AB एंड इट एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंसिडर करके आप टेंजेंट सेगमेंट देखोगे तो क्या है, ET। तो ET मल्टीप्लाइड बाय ET आएगा। उधर कैसे किया था, मल्टीप्लाई, तो इधर भी आएगा ET मल्टीप्लाइड बाय, उसके पास तो ET है तो ET मल्टीप्लाइड बाय ET आएगा, मतलब ET का स्क्वायर।
विल बी इक्वल टू, अभी उधर देखो, उधर क्या होगा, ई ए मल्टीप्लाइड बाय ए बी बोला ना बच्चों तो गोली मार दूंगा। ई ए मल्टीप्लाइड बाय ए बी नहीं, ई ए आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा बच्चा, एब्सोल्युटली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ई बी आ जाएगा यहाँ पे। एंड नाउ दैट यू हैव लर्न दिस पार्ट, फैंटास्टिक बच्चों, ग्रेट वर्क। ओके, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम के बाद में आता है थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। तो थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट मतलब क्या, ये बड़ा सा यहाँ पे लिखा जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, झंडा जैसा लग रहा है पूरा, ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन। तो थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट ये बोलता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, उसमें आप लोग के पास एक टेंजेंट जा रहा है, एंड अगर आप लोग का एक है ना सीकेंट भी गुजर रहा है, एंड उनके बीच में एक एंगल बन रहा है, मान के चलो आप लोग को दिखा बच्चा यहाँ पे एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है, एंड उसके बीच में एंगल बन रहा है। तो ये थियरम क्या बोलता है, ये थियरम ये बोलता है कि जो एंगल बना है, मेजर ऑफ एंगल एबीसी, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। तो जो एंगल एबीसी बना है वो हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है बच्चा, एडीबी करके दिख रहा है, तो मेजर ऑफ आर्क एडीबी के साथ इक्वल होगा। ये सेम टू सेम आपके इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम जैसा ही लग रहा होगा ना बच्चों, सेम लग रहा होगा एब्सोल्युटली। सिर्फ इतना है कि यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है आपके पास, एक एंगल मेड बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट है, बट रिलेशन स्टिल रिमेन्स द सेम। ओके, बट इसका एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी है बच्चा, ऑल्टरनेटिव कमेंट ये भी है, ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी है कि जो ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए यूज होता है कि अगर आपके पास सेम टू सेम ऐसे एक सर्कल है, टेंजेंट और सीकेंट है, उसके बीच में एंगल बन रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहला वो जो सीकेंट बनाया है ना, सीकेंट ए बी, उससे एक इंस्क्राइब्ड एंगल बना दूंगा। मैंने हॉट्स में ये क्वेश्चन लिया था बच्चों, बहुत सारे बच्चों को समझा भी है कि नहीं आई डोंट नो, एक कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ा है उसमें, हॉट्स वाले में यही टॉपिक है उसमें, कि अगर आपके पास एक टेंजेंट और सीकेंट है और सीकेंट के ऑपोजिट में अगर आप एक इंस्क्राइब्ड एंगल बनाते हो, then the angle made between the tangent and the secant, that is angle ABC, will always be equal to उसी secant के opposite वाला एंगल, मतलब एंगल एटीबी के साथ इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट्स में पूछे गए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू इट वेरी केयरफुली। क्लियर है? इसी के साथ बच्चों मेरा यहाँ पे सर्कल भी कंप्लीट हो जाता है, एंड नाउ वी कैन मूव फर्दर फॉर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंटरेस्टिंग टॉपिक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल 5 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इज फाउंड एक्चुअली यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स। मान के चलो ए एंड बी आपके दो कोऑर्डिनेट है, x1 y1 x2 y2 करके। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर करोगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। वेरी सिंपल है। बहुत सारे बच्चे अलजेब्रा में हम लोग को बोले थे, एक क्वेश्चन था मैंने हॉट्स में लिया था, उसमें मैंने इक्वेशन लिखा था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400 करके। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला था सर कमेंट में कि सर इससे अच्छा तो हम स्क्वायर रूट को उधर ही स्क्वायर रूट निकाल के, मतलब स्क्वायर को हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 लिख के आ सकते थे, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बना सकते थे, विच वॉज एब्सोल्युटली द रॉन्ग आंसर, क्योंकि ऐसे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल नहीं होते। अगर होते तो आपको नहीं लगता ये वाला यहाँ पे ऐसे ही कैंसिल हो जाता, स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के साथ? दिस कांट हैपन बच्चों। सो स्क्वायर रूट और स्क्वायर ऐसे इंडिविजुअल टर्म्स में कैंसिल नहीं होते, आपका ये फॉर्मूला याद रखना है। डिस्टेंस फॉर्मूला होने के बाद बच्चों द सेकंड फॉर्मूला चालू करने से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी है इससे रिलेटेड। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या बच्चों, कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि तीनों पॉइंट्स से एक सिंगल स्ट्रेट लाइन गुजरना। तो ये हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे पता कर सकते हैं? यहां पे हम लोग अगर मान के चलो बच्चों, देखो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है, 6 है। क्या डिस्टेंस ऑफ ए बी डिस्टेंस ऑफ ए सी और डिस्टेंस ऑफ सी बी के साथ ऐड करने पर मिल रहा है मुझे? बड़ा डिस्टेंस बाकी के दो डिस्टेंस से ऐड करने पर मिल रहा है। यस, इसका मतलब है बच्चों द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर मैंने कोई भी एक बड़ा वाला वैल्यू बाकी के दो वैल्यू के एडिशन के साथ इक्वल मिला तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब अगर डिस्टेंस बिटवीन ए बी नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए सी और सी बी हो गया, मतलब लार्जर डिस्टेंस बाकी के दो से एडिशन करने पर नहीं इक्वल हो रहा है, तो मैं बोलूंगा द पॉइंट्स विल बी नॉन कोलिनियर। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कोई भी कोलिनियर नॉन कोलिनियर के लिए ये टॉपिक यूज ही नहीं करता, मैं सच बोलता हूं। कोलिनियर नॉन कोलिनियर के लिए स्लोप का इस्तेमाल करता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, यहां पे मान के चलो आपके पास यहां पे पॉइंट्स है एबीसी करके, एंड एबीसी में इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर तीनों पॉइंट एक दूसरे के साथ कोलिनियर होते हैं तो आपको क्या मिलेगा? यू विल बी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। बट अगर वही आपके पास 3 पॉइंट एंड वो एक दूसरे के साथ कोलिनियर नहीं है तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ पे बच्चा एक ट्रायंगल।
इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स? तो प्लीज ट्राई अंडरस्टैंडिंग। एक क्वेश्चन है आप लोग के टेक्स्ट बुक में कि सामने दिए हुए पॉइंट से ट्रायंगल बन सकता है क्या? तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले चेक करना है कि कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर। कोलिनियर है तो नहीं बन सकता, नॉन कोलिनियर है तो ही बन सकता है। नेक्स्ट, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मतलब पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालते हैं बच्चों यहाँ पे। मतलब ए बी के बीच में अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन है, मान के चलो x, y, विच इज डिवाइडिंग द ए बी इन द रेशियो m:n, तो सेक्शन फॉर्मूला बोलता है बच्चों क्या, दैट x इज ऑलवेज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बड़ा सिंपल टॉपिक है, x2 पहले आएगा, x1 बाद में, एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला भी आप लोग को पता होगा, एक बार लिख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला इज एक्चुअली डिराइव किया है सेक्शन फॉर्मूला से ही, जहां पे आपका पॉइंट पी एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है। इट इज डिवाइडिंग इन द रेशियो 1:1, इसलिए फॉर्मूला होता है बच्चा मिड पॉइंट फॉर्मूला का x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? सेंट्रॉइड फॉर्मूला एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। सेंट्रॉइड फॉर्मूला के पास आपके पास एक ट्रायंगल होना चाहिए जो एक ऐसा बहुत सारे मीडियन से गुजरता हुआ यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिलेगा, सेंट्रॉइड, जिसको G से डिनोट करते हैं। तो अगर आपके वर्टिसेस लिख के रखा है x1, y1, x2, y2, x3, y3 रेस्पेक्टिवली, और अगर आपका पॉइंट G x, y है, तो आपको उसका अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये आप लोगों को करना है बच्चों, यहाँ पे बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द स्लोप। व्हाट इज द स्लोप बच्चा? स्लोप इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। 11th स्टैंडर्ड में ज्यादा अच्छी तरह से सीखोगे, ज्यादा आप लोग का यहाँ पे दिमाग खराब नहीं करूंगा ये कॉन्सेप्ट में। व्हाट इज द स्लोप बच्चा? स्लोप का ये मतलब होता है कि अगर आपके पास x एक्सिस y एक्सिस है, तो आपका हर एक चेंज ऑफ x में आपका y कितना बदल रहा है। मतलब अगर मान के चलो आप लोग के यहाँ पे पॉइंट है P2,1 और Q6,3, तो आप यहाँ पे स्लोप कैसे निकाल सकते हैं बच्चा? आपका y कितना बदल रहा है अपॉन आपका x कितना बदल रहा है। मतलब y2 माइनस y1, पहला y1 था y2 हो गया, तो y2 माइनस y1 कितना बदला अपॉन x2 माइनस x1, आपका x कितना बदला। सिंपल है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल। इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जैसे स्लोप ऑफ लाइन PQ निकालने बोला है तो y2 माइनस y1 होगा 3 माइनस 1 और x2 माइनस x1 होगा 6 माइनस 2। 3 माइनस 1 2 होता है, 6 माइनस 2 4 होता है, तो आपका यहाँ पे हाफ आंसर आ जाएगा। मतलब स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन इज हाफ। क्लियर? नेक्स्ट जाते हैं बच्चों यहाँ पे स्लोप का और एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला तो हमने अभी सीख लिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक और फॉर्मूला होता है बच्चा, वो है कि अगर आपके पास स्लोप निकालना है PQ का, ये लाइन का, तो अगर आप लोग ने यहाँ पे देखा तो ये थीटा है, तो आपको दिख रहा होगा स्लोप ऑफ अ लाइन इज एक्चुअली इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y तो ये है भाई अपना, एंड चेंज इन x तो ये है। तो चेंज इन y एक्चुअली एक तरह से थीटा के लिए ऑपोजिट साइड है, एंड चेंज इन x जो है वो एक तरह से एडजेसेंट साइड है। ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा होता है। तो आई कुड से बच्चा स्लोप ऑफ अ लाइन निकालने का एक और फॉर्मूला है, एंड दैट इज tan थीटा इटसेल्फ। तो दो फॉर्मूला आएंगे आप लोग को। अगर कोऑर्डिनेट पूछा है तो y2 माइनस y1 वाला फॉर्मूला यूज करना, अगर थीटा पूछा है तो tan थीटा का फॉर्मूला यूज करना। क्लियर है? ओके। स्लोप ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स का स्लोप हमेशा इक्वल होता है बच्चों। तो मतलब अगर मैंने यहां पे बना दिया P, Q और R, मतलब PR, Q, तो बच्चा PR का स्लोप अगर मैं निकालूंगा तो वो RQ के साथ हमेशा इक्वल रहेगा एंड PQ के साथ हमेशा इक्वल रहेगा। तो PR का मैंने यहाँ पे स्लोप निकाला, मैंने थोड़ा फास्ट निकाला है, 2 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2, मुझे हाफ मिला। उसके बाद मैंने RQ का निकालने की कोशिश की, तो अगर मैंने देखा वही सेम फॉर्मूले, इसके मैंने हाफ ही मिला। कोई बच्चा यहाँ पे PQ का ट्राई करके देख सकता है, मुझे बता सकता है उसको हाफ ही मिला है कि नहीं। अगर मिला है तो कमेंट बॉक्सेस में मुझे वो भी बता दे। ओके। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होते हैं बच्चों? कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है तो उनका स्लोप क्या होगा? अगेन द आंसर टू दिस इज स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। कैसे पता चला? सिंपल है, अगर पैरेलल लाइन को आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो तो आप देख सकते हो दोनों का एंगल हमेशा थीटा ही रहेगा। आपको नहीं लगता दोनों θ1 और θ2 हमेशा एक दूसरे के साथ इक्वल ही रहेंगे? बिकॉज पैरेलल लाइन तो सेम एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ। फॉर्मूला फॉर स्लोप इज tan थीटा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं देयरफॉर tan θ1 और tan θ2 सेम हो जाएगा बच्चा यहां पे। एक्चुअली इट शुड बी tan θ2 ओवर हियर, गलती से tan θ1 लिखा है मैंने। तो tan θ1 विल बी इक्वल टू tan θ2 हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई आई कैन राइट द स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइंस आर इक्वल टू ईच अदर। समझा बच्चा? वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड।
ग्रेट, ओके। ट्रिगोनोमेट्री में आते हैं बच्चों, लास्ट के 2 चैप्टर लेते हैं अभी, ट्रिगोनोमेट्री एंड मेंसुरेशन, एंड देन वंस एंड फॉर ऑल वी आर डन फॉर। ट्रिगोनोमेट्री में बच्चों ज्यादा कुछ सिखाने जैसा नहीं है। सबसे पहले आप लोग को, अगर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ट्रिगो इज अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, तो उन्होंने गारंटीड अपना बेसिक्स 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई नहीं किया, या फिर अभी भी वो अपने फॉर्मूले में अभी तक अड़े हुए नहीं है। प्लीज आपका पहला फॉर्मूले अच्छी तरह से समझना इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पहला पढ़ाई करके जाओ बच्चों, उसमें है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा एंड बाकी भी है। तो साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस एंड टैन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसी के साथ बच्चों आप लोग कोसेक, सेक और कॉट भी निकाल सकते हैं। कोसेक इज साइन का और रेसिप्रोकल, तो हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट हो जाएगा। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। एंड टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है बच्चा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये हो गया बच्चा आप लोग का। ये होने के बाद ही आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस में जाए, जहां पे हम बोल सकते हैं साइन थीटा इज अ रेसिप्रोकल, तो साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। Similarly, cos theta is 1 upon sec theta and sec theta is 1 upon cos theta. Similarly, tan theta is 1 upon cot theta and cot theta is 1 upon tan theta. बट इतना ही रिलेशन नहीं है, और एक रिलेशन है आप लोग को पढ़ना है, मतलब 2 रिलेशन, दैट इज tan theta is also equal to not only 1 upon cot theta but is also equal to sin theta upon cos theta. ये भी शायद पता होगा। एंड सिमिलरली cot theta का भी लिख सकते हैं, इट इज cos theta upon sin theta. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं सर cot theta तो cosec upon sec भी तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है ना। बट ज्यादातर हम सारे क्वेश्चंस को साइन और कॉस के कन्वर्जेंस में लिखते हैं, बिकॉज वो ज्यादा इजी होता है एंड हमें उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है। तो फिलहाल के लिए आप उतना ही रखना। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हाथ तभी लगाना जब आपका 2 कॉन्सेप्ट उधर का हुआ है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1 बोलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। दूसरा बोलता है बच्चा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड तीसरा बोलता है बच्चों 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको चेंज करना आप लोग को आना चाहिए, इधर उधर घुमाना आप लोग को आना चाहिए, वो प्रैक्टिस से होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रिगोनोमेट्री में चौथा कॉन्सेप्ट जो है बच्चा वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले। 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सबसे पहले, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के बारे में जाते हैं। 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चा, पढ़ाई करके जाना। ट्रिगोनोमेट्री में है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लिख के रखना। एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक और फॉर्मूला है बच्चा, एंड दैट इज ए माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। इससे रिलेटेड 2 अलग अलग क्वेश्चन है, जरूर करके जाना। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में, बिकॉज आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें आप लोग को सबको पता है बच्चा, सिर्फ आप लोग को एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक का रेशियो को समझना है, बाकी सारे अपने आप समझ में आ जाता है। जैसे साइन थीटा, इसमें भी मैं बहुत सारे टीचर को, बहुत सारे लोगों को इसका ट्रिक देते हुए सुना है, बट मैं यहाँ पे ट्रिक नहीं दूंगा आप लोग को, मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा ताकि आप लोग भूल ना जाओ। साइन थीटा, साइन 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0 बच्चा। अब साइन 30 अगर आप लोग भूल जाते हो तो 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल को याद करना। 30 60 90 डिग्री में साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री क्या था, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस था, तो इधर आएगा हाफ आ जाएगा। एंड उसके बाद में 45 45 90 डिग्री में साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री क्या था, कुछ याद आ रहा है, 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस, तो यहां पे आ जाएगा 1/√2। 30 60 90 डिग्री में साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री क्या था, √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस, तो यहां पे आ जाएगा √3/2, सिंपल। एंड साइन 91 होता है। उसके बाद में कॉस कैसे निकालने का है, फ्लिप कर दो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फ्लिप करने का, तो यहां पे 1 आएगा, √3/2 आएगा, 1/√2 आएगा, हाफ आएगा एंड 0। टैन थीटा कैसा निकालने का, रिलेशन है साइन अपॉन कॉस, 0/1 0। इसमें 2 कैंसिल होगा, 1/√3 आएगा। इसमें √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें 2 कैंसिल होगा, √3/1 मतलब √3 आएगा। एंड फिर 1/0 कितना आएगा, नॉट डिफाइंड। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होने से पहले, मतलब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आंसर शीट के पीछे अगर ये टेबल बनाएंगे तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। रफ वर्क कर देना, टेबल बना देना, एकदम रेफर करके रखना 5 मिनट पहले, बेस्ट है, करके रखो। मैं करके रखता था। कोसेक इज ऑब्वियसली द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो नॉट डिफाइंड आएगा, फिर रेसिप्रोकल 2 आएगा, फिर √2 आएगा, फिर 2/√3 आएगा एंड देन 1 आएगा। एंड दिस विल गो ऑन कंटिन्यूअसली। सेक का ऑपोजिट करो बच्चा, 1 होगा, फिर 2/√3 होगा, √2 होगा, देन 2 होगा, एंड देन 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चा, 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। ओके, सो सॉरी। तो यहाँ पे बच्चा कॉट थीटा क्या मिलेगा आप लोग को, तो कॉट थीटा विल बी इक्वल टू
tan थीटा है तो tan थीटा का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल होगा नॉट डिफाइंड, एंड देन √3 आएगा यहाँ पे, एंड देन यू गेट व्हाट, द आंसर इज 1 का या 1 ही रहेगा, एंड √3 का 1/√3 बनेगा, एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है। इट्स वेरी सिंपल। ये हो गया आप लोग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट, डन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे, ये लास्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री का, एंड देन इट इज डन। उसमें है कि अगर आपके पास एक यहाँ पे एक आदमी सामने देख रहा है बच्चों, तो सामने अगर उसको ऊपर देखना है तो ऊपर आप लोग को दिख रहा है पॉइंट करके एक पेड़ के ऊपर, तो अगर सामने देख रहा है तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर उसने ऊपर देख लिया बच्चा तो एक एंगल बन जाता है बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन के बीच में। इस एंगल को जो ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन करके, वेरी सिंपल थिंग। बट अगर वही कॉन्सेप्ट अगर उसने सामने देखने के बजाय ऊपर देखने की जगह पे उसको नीचे देखना है, एक पपी है वहां पे प्यारा सा, तो अगर उसने नीचे देख लिया हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, तो उस कुत्ते को उसको देखना रहेगा बच्चा, तो लाइन ऑफ विजन आपका नीचे बन गया हॉरिजॉन्टल लाइन का, देन द एंगल सो फॉर्म्ड विल बी कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एज सिंपल एज दैट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है। क्लियर? इससे अलावा और कुछ नहीं है। अब मेंसुरेशन में जाते हैं। मेंसुरेशन कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ना है बच्चों, सिर्फ फॉर्मूले आते हैं, वो भी लॉजिकली समझोगे तो ज्यादा अच्छा है। टाइम आपके पास थोड़ा कम है बट ट्राई करना। मेंसुरेशन में सबसे पहला क्यूबॉइड आएगा। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो क्यूबॉइड आप लोग का कुछ ऐसा दिखता है। तो क्यूबॉइड का सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख लिए। क्यूबॉइड के 3 पैरामीटर्स होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। सबसे पहला लैटरल सरफेस एरिया मतलब वर्टिकल सरफेस एरिया। वर्टिकल सरफेस एरिया कितना होता है बच्चा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू LH प्लस BH प्लस BH, मतलब 2LH प्लस 2BH, मतलब हो जाएगा 2 टाइम्स H इंटू L प्लस B। दैट्स द फॉर्मूला फॉर इट। नेक्स्ट है बच्चा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब सारे सरफेसेस को ऐड करो, इट विल बिकम 2 टाइम्स LH 2 टाइम्स BH और 2 टाइम्स LB, मतलब 2 को कॉमन ले लेना, फॉर्मूला हो जाएगा LB प्लस BH प्लस LH। इसका लॉजिक मैंने पूरी तरह से सिखाया था हमारे टेक्स्ट प्रीवियस वाले वीडियोस में। ओके, देन वॉल्यूम होता है बच्चा, वॉल्यूम इज नथिंग बट नीचे का एरिया निकालने का एंड मल्टीप्लाई करने का हाइट के साथ। नीचे का एरिया है बच्चा L इंटू B एंड मल्टीप्लाई करो H के साथ, तो इट विल बिकम LBH। हो गया वॉल्यूम फॉर्मूला। नेक्स्ट है क्यूब। क्यूब इज एक्चुअली क्यूबॉइड जैसा ही होता है बच्चा कंप्लीटली। तो क्यूब का फॉर्मूला में आपके पास सारे वैल्यूज L के होंगे एंड वर्टिकल सर्फेसेस बच्चा 4 होते हैं, तो लैटरल सर्फेस हो जाएंगे 4L²। टोटल सरफेस टोटल बचा क्यूब के पास 6 होते हैं, तो यहां पे हो जाएंगे 6L²। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वॉल्यूम मतलब नीचे का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। नीचे का एरिया है L² मल्टीप्लाइड बाय हाइट भी L ही है, तो L³ बन जाएगा बच्चों यहाँ पे। दैट्स हाउ यू गेट द फॉर्मूला फॉर क्यूब। देन यू गेट दी सिलेंडर बच्चा। सिलेंडर बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सिलेंडर में बच्चों आप लोग के पास रेडियस और हाइट होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस मतलब नीचे से कर्व का सरफेस निकालो, कितना होगा सर्कल 2πr मल्टीप्लाइड बाय H, तो यहां पे हो जाएगा 2πRH। फिर आएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब 2πRH के साथ आप लोग को ऐड करना है बच्चा 2 सर्कल के एडिशन, मतलब 2πr²। कॉमन ले लो यहाँ पे 2πr, तो आपको मिलेगा H प्लस R, या फिर आप लोग लिख सकते हैं R प्लस H। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब नीचे का एरिया निकालो, एरिया ऑफ द सर्कल होता है πr² मल्टीप्लाइड बाय H, तो πr²H हो गया। क्लियर है? आप लोग को ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए थोड़ा सा भगा रहा हूं बच्चों, एक्चुअली अदरवाइज मैं थोड़ा स्लोली सीखा था ये कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कोन। कोन में क्या करना होता है सभी लोगों को पता है। कोन इज एक्चुअली सिलेंडर जैसा ही दिखता है बट ऊपर से टेपरिंग होता है। तो कोन में सबसे पहला आप लोग को एक स्लैंट हाइट करके मिलेगा। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, स्लैंट हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम, तो √r² प्लस H² हो जाएगा। वंस यू गेट द स्लैंट हाइट, कर्व्ड सरफेस एरिया बड़ा सिंपल होता है, πRL करके होता है बच्चों। एंड देन यू गेट द टोटल सरफेस एरिया विच इज πRL प्लस नीचे का सर्कल का एरिया मतलब πr²। पाई और r को कॉमन लो तो आपको मिलेगा r प्लस L। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉल्यूम। मैंने आप लोग को हिंट दिया था बच्चा, वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितना होता है बच्चा, हमेशा वॉल्यूम ऑफ अ कोन हमेशा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का 1/3 होता है। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन विल बी 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर तो πr²H था, तो 1/3 πr²H बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे कोन होने के बाद स्फीयर। स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर में आप लोग को डायमीटर रेडियस मिलेगा, सिर्फ उतना ही मिलेगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है बच्चा 4 मौसम्बियां लगते हैं टोटल सरफेस एरिया को कवर करने के लिए। ये टेक्स्ट बुक में आपके दिया है, जाकर देख लेना। इट इज 4 πr²। 4 सर्कल का एरिया मिलेगा तो टोटल सरफेस एरिया बनता है। उसके बाद में वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा इसका, इट इज
4 कोन लगते हैं बच्चा पूरा स्फीयर भरने के लिए। एक कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था, तो इसमें 4/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, बट 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें एच नहीं है तो और एक आर आएगा, तो इट विल बी पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। देन है बच्चों यहाँ पे हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में सबसे पहले आप लोग देखोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, वहां पे 4 लगे थे तो यहाँ पे आधा मतलब 2 लगेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। बट इसके साथ इसके पास टोटल सरफेस एरिया भी होता है। टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर का सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है बच्चा, उधर 4/3 पाई आर क्यूब था, तो यहां पे आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। वेरी 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 सिंपल, क्लियर है? ओके, हेमिस्फीयर होने के बाद बच्चों हमारा आता है फ्रस्टम। फ्रस्टम में मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम सिखाया था बच्चा व्हाट डू यू मीन बाय फ्रस्टम, की अगर मैंने कोन को कट कर दिया ऊपर से तो मेरा जो बनेगा वो फ्रस्टम है। फ्रस्टम के पास 2 रेडियस होते हैं अनलाइक द कोन। कोन के पास एक ही रेडियस होता है, इसमें एक रेडियस R1 होता है, दूसरा R2 होता है, एंड हम हमेशा R1 को R2 से बड़ा ही मानेंगे। एग्जैक्टली बड़े वाले को R1 लो, छोटे वाले को R2। एंड यहां पे बच्चा हम लोग क्या करेंगे, मैंने कोन और फ्रस्टम का एक कंपैरिजन सिखाया था बच्चों लास्ट टाइम, तो मैं यहाँ पे कोन फिर से लिखता नहीं हूं, तो यहाँ पे लिखा है फ्रस्टम का फॉर्मूला और कोन के फॉर्मूला में हल्का सा फर्क है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला √r² + h² था, बट इधर r नहीं है, 2 r है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, √r1 - r2 द होल स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस h², r1 - r2। क्लियर है? उसके बाद में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फॉर्मूला में पाई आर एल करके था, तो इधर आएगा पाई और एल तो सेम रहेगा, एंड आर के जगह पे R1 + R2 आएगा। देन टोटल सरफेस एरिया में पाई आर इंटू आर प्लस एल है, तो ये आप लोग को इधर देखने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर देख सकते हो कि पाई इंटू एल इंटू R1 + R2 के साथ आपको नीचे का सर्कल और ऊपर के सर्कल को एडिशन करना है, पाई r1² प्लस पाई r2² मतलब एरिया। सिंपल, नीचे का सर्कल का एरिया और ऊपर के सर्कल का एरिया का एडिशन। एंड वॉल्यूम निकालना होगा बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला इधर देखो, 1/3 सेम रहेगा, पाई सेम रहेगा, एच भी सेम रहेगा, r² के जगह पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, इट इज R1 + R1² + R2² प्लस R1 इंटू R2। ये थोड़ा सा नया है, फॉर्मूला इतना डिफिकल्ट नहीं है, कोन का फॉर्मूला समझोगे तो ये इवेंचुअली समझेगा। एक छोटा सा हिंट टू ऑल द स्टूडेंट्स, स्लैंट हाइट सिर्फ ऐसा एक है जहां पे आपका R1 और R2 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जहां पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बाकी के सब जगह पे R1 और R2 का हमेशा एडिशन ही होगा। क्लियर है? चलो, फ्रस्टम होने के बाद आते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल के ऊपर। सेक्टर ऑफ अ सर्कल मतलब क्या होता है बच्चा, सभी लोगों को पता होगा। सेक्टर ऑफ अ सर्कल मतलब अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा रेडियस बना दिया तो ये जो बनता है यहाँ पे वो सेक्टर होता है बच्चों, जो पिज्जा का टुकड़ा जैसा होता है वो सेक्टर होता है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल मैंने यहाँ पे किया है, 2 टाइप ऑफ सेक्टर होते हैं, एक होता है माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर यहाँ पे है OPMQ और मेजर सेक्टर है बच्चा यहाँ पे OPBQ। सिंपल है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल के ऊपर एरिया ऑफ अ सेक्टर का एक फॉर्मूला आता है, जहां पे हम एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला निकालते हैं। एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर में फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है तो एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई r²। बट अगर मेरा सेंट्रल एंगल थीटा है तो मेरा एरिया कितना होगा, a। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं 360/θ = पाई r² a, एंड मुझे यहाँ पे एरिया का वैल्यू मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई r²। थीटा ऊपर जाएगा तो θ/360 × पाई r² बनेगा। दिस इज द फॉर्मूला, बड़ा सिंपल फॉर्मूला बच्चों। एरिया इज θ/360 × पाई r², बिकॉज पाई r² एरिया है सर्कल का, तो जब एरिया पूछेंगे तो एरिया का फॉर्मूला डालने का। एंड सिमिलरली बच्चों यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क का भी वही फॉर्मूला है कि सेंट्रल एंगल अगर 360 है तो लेंथ ऑफ द आर्क तो सर्कमफरेंस होता है 2 पाई r, बट अगर मेरा थीटा है तो मेरा लेंथ क्या होगा, L होगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों यहाँ पे क्या, 360/θ = 2 पाई r/L। तो आपका L का फॉर्मूला देखो पिछले वाले फॉर्मूला से सेम टू सेम मैच कर रहा है, दैट इज θ/360 × सिर्फ पाई r² के जगह पे 2 पाई r आ रहा है, बिकॉज लेंथ निकालना है, एरिया नहीं। ये फॉर्मूला भी नोट डाउन करना। लेंथ ऑफ एन आर्क होने के बाद रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। मैं यहाँ पे रिलेशन नहीं बताते बैठ रहा हूं बच्चों अभी आप लोग को, आप लोग खुद इसको देख लेना कि एरिया निकाला है, लेंथ निकाला है, मैंने लेंथ से θ/360 का वैल्यू निकालने की कोशिश की। इक्वेशन नंबर 2 में से वो θ/360 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की, तो मुझे एक फॉर्मूला मिला बच्चा यहाँ पे A = L/2 पाई r × पाई r²।
सब कुछ कैंसिल करने के बाद मुझे a का वैल्यू मिला बच्चों, एंड दैट वाज इक्वल टू वेरी सिंपल l मल्टीप्लाइड बाय r अपॉन 2। बस इतना सा ही फॉर्मूला था, बिकॉज बाकी सारे चीजें कैंसिल हो गए। तो a इज इक्वल टू LR अपॉन 2 मिला है। ये रिलेशन है बच्चों एरिया ऑफ द सेक्टर एंड लेंथ ऑफ एन आर्क का। जब आपके पास एरिया ऑफ द सेक्टर एंड लेंथ ऑफ एन आर्क होगा तो आप लोग ये कंसीडर कर सकते हैं फॉर्मूला, आपको थीटा वगैरह नहीं दिया होगा तो। लास्ट कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। आई होप सभी लोगों को पता है बच्चा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, कि अगर आपने कोई भी एक कॉर्ड बना दिया, उसके नीचे का जो एरिया होता है वो होता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। फिर से दो टाइप के सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है बच्चा यहाँ पे माइनर सेगमेंट एंड एक होता है मेजर सेगमेंट। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है बच्चा एरिया ऑफ अ सेगमेंट का। नहीं, फॉर्मूला सिंपल नहीं होता है, बट फॉर्मूला थोड़ा सा डेंजरस है, बट एग्जाम में आएगा तो आप कर सकते हैं, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। द एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है बच्चा यहाँ पे, उसके लिए आपके पास रेडियस होना जरूरी है एंड थीटा होना जरूरी है। एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद आएगा पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। अगेन रिपीटिंग बच्चा, यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू आपका एक अक्यूट एंगल या फिर राइट एंगल तक ही होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल में आप ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते फिलहाल के लिए, बिकॉज आप लोगों ने साइन ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल नहीं सीखा है। तो अगर आएगा तो आप लोगों को आप ऐसा नहीं कर सकते, वो भी मैंने क्वेश्चन सिखाया है बच्चा टेक्स्ट बुक में, जाकर देख सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पे ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, एंड ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो ही जाकर बच्चों आप लोग को ज्योमेट्री पूरी तरह से आता है। So you need to learn a lot of things. If you don't know any of the concept, just refer to this thing and उसको अच्छी तरह से पढ़ाई करना। आशा करता हूँ बच्चों आप लोग का अलजेब्रा के जैसे ही आप लोग का ज्योमेट्री का पेपर भी जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, एंड डू वेल, डोंट गेट नर्वस, डू योर वेल बच्चों। आपके पास आज तक का टाइम है, एंड परफेक्टली रिवाइज करके जाना, एंड हॉट्स के बारे में इतना ज्यादा मत सोचना अभी फिलहाल के लिए। डू योर फंडामेंटल्स, डू द कॉन्सेप्ट्स राइट, हॉट्स अपने आप होते ही जाएगा। एग्जैक्टली। चलो तो आज के सेशन में बस इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैप्पी लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन बच्चों। तब तक टेक केयर, बाय।